और ये बात मैं सहमत हूँ, इस आपके इस बात से, विचार से, इस भाव से सहमत हूँ कि एससी को तो एक बाबा साहब की वजह से अधिकार मिले और लाभ मिला। 3-4 पीढ़ी हमारी आरक्षण फ़ायदा लिया है। एसटी को भी मिला, ओबीसी को भी पिछले 15-20-25 साल से थोड़ा मिलना शुरू हो गया है मंडल कमीशन के बाद। लेकिन जो डीएनटीज हैं, बोलते हैं ना, तो पूरे फसाने में इसका जिक्र ही नहीं था। इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है कहीं पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस रेट 1% भी नहीं है। तो कोई अगर डीएनटी बोल दे, किसी को मालूम ही नहीं डीएनटी क्या होता है। हम जो आईएएस आते हैं वो अपने आपको छिपा के रखते हैं। तो इतनी जो खराब स्थिति है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एसटी से भी ज़्यादा खराब स्थिति डीएनटी की है। तो जो आपकी पहचान ही नहीं है, आपका अस्तित्व ही नहीं है, तो कहाँ से आपको अधिकार मिलेंगे, या क्या आपकी पहचान होगी, क्या आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप सामने आएगी, किस नाम पर आएगी। अब ये है कि पूरे बहुजन के नाम में कहीं एक आपका भी एक, कहीं एक, जैसे बोलते हैं ना, फुट नोट में कहीं पर जिक्र हो गया, लेकिन उसका कोई बात बनती नहीं। तो जैसे हमारे साथी ने, हमारे भाई साहब ने, सरदार साहब ने जो बात की, मैं उस पॉइंट पर आता हूँ क्योंकि मामला बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बैंक लोन की बात की, आपने कुछ और अधिकारों की बात की। मेरा लगभग 28 साल का अनुभव है सोशल मूवमेंट में, पॉलिटिकल मूवमेंट में, और 2012 के बाद मैं थोड़ा जो चीज़ भूल गया बता देता हूँ। 2012 के बाद मैंने एक अपनी अलग से लाइन खींची पॉलिटिकली। वो इसलिए खींची कि जिस रास्ते पे हमारा जो मूवमेंट, कांशी का मूवमेंट चल पड़ा था, मुझे मालूम था ये आगे जाकर खाई में जाने वाला है। और ये बात मुझे 2005-04 के आसपास पता चल गई थी, सेंस कर लिया था मैंने कि मामला अब पटरी से उतर गया। लेकिन फिर भी चूंकि मूवमेंट की बात थी, एक हमारा इमोशनल अटैचमेंट भी था, और फिर ये भी होता है कि भाई चलो देखते हैं कहाँ तक मामला चलता है। लेकिन 2012 में मुझे समझ में आ गया था, पक्का कंफर्म, कि भाई अब मामला जो है ना, ये सुसाइडल है, आत्मघाती। और आज 2024 है, 12 के बाद 12 साल हो गए हैं, और वो आज आप सब देख रहे हैं। डीएनटी की बात तो छोड़ दीजिए आप, इवन एससी का क्या हाल है, एसटी का क्या हाल है, ओबीसी का क्या हाल है। पॉलिटिकली दे आर लीडरलेस। बैक डोर से रिजर्वेशन को खत्म कर, डे रिजर्वेशन, वो एक छोटा इशू है। पहले हम पूरी पिक्चर देखें बड़ी, ये छोटे इशू बाद में टेकअप करेंगे। यू अंडरस्टैंड हिंदी? लिटिल ओके। आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश आल्सो लेटर ऑन। तो ये जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स की जो बात है, जिनकी आपने 30 करोड़ आबादी बताई, चलो मैं कह रहा हूँ 30 करोड़ ना भी हो, 18 करोड़, मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ भी है, मान लीजिए, लेट्स अज्यूम 5 करोड़ भी बहुत बड़ा संख्या है, 1 करोड़ भी बहुत बड़ी संख्या है। इस देश में सिर्फ 2 करोड़ हैं, लेकिन उन्होंने अपना पीएम बनवा लिया मनमोहन सिंह जी। आप तो 18 करोड़ हो, आपका पीएम क्या, आपका एमपी बनना, डीएनटी का कोई एमपी भी कोई होगा या नहीं होगा, मुझे तो पता नहीं कोई। तो ये बहुत ये बुरी स्थिति है, हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। हमारे लोकतंत्र के लिए कि एक शर्मनाक स्थिति है कि इतना बड़ा समुदाय है, उसकी कोई आवाज़ संसद में नहीं है। शायद विधायक भी कोई इक्का दुक्का कोई होंगे, महाराष्ट्र में होंगे तो होंगे, अगर होंगे तो, लेकिन उनकी भी क्या आवाज़ है मुझे मालूम है। गूंगे हैं सारे, सांसद भी गूंगे हैं, विधायक भी गूंगे हैं। तो एमपी भी, विधायक भी पार्टी लाइन से ऊपर नहीं उठ के बात करते, गूंगे हैं, गुलाम हैं इसलिए गूंगे हैं। जो भी बात है, कुल मिला के ये बात का निष्कर्ष, निचोड़ ये है कि आपकी कहीं आवाज़ नहीं है। बात ये है, समझ लीजिए। अब वो क्यों गूंगे हैं, क्यों गुलाम हैं, वो जाने। लेकिन ये स्थिति बहुत गंभीर है। और आज हम, जैसे आप जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ आप इतने दूर से चलकर आए हैं, तो आप वो लोग हैं 18 करोड़ में से जो थोड़े सोचने वाले लोग हैं समाज के लिए, तब इतने दूर से यात्रा करके आए हैं आप।
तो आप लोग अगर सोचते हैं किसी बात को गंभीरता से, उस पर कोई निर्णय लेते हैं, वो जो 18 करोड़ लोग जो अभी पता नहीं कहाँ का जंगल में, झोपड़े में, स्लम में, कहाँ बैठे होंगे, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्योंकि यहाँ पर कोई आप MP MLA बनने का टिकट लेने नहीं आए। आप लोग अपने समाज के लिए एक सोच पैदा करने के लिए, एक दिशा देने के लिए, नेतृत्व ढूंढने के लिए, अगर नहीं मिल रहा है तो उसको पैदा करने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए देश की राजधानी में। तो उस लिहाज से इस मीटिंग को मैं बहुत बड़ा एक स्टेप मानता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बड़ा स्टेप है ये। सवाल ये नहीं है 50 लोग हैं, 40 लोग हैं, 20 लोग हैं, वो कोई इशू नहीं है। देखिए, आप में से हर आदमी एक बहुत बड़ा विजन लेके, एक बहुत बड़ी चिंता लेके अपने समाज के लिए यहाँ आया है। तो अगर आप इधर आए हैं तो मेरा ये मानना है, मेरी ये भावना है कि जो मीटिंग है आपकी, ये आपको जो भी आपकी सफलता है, जो अभी भी लक्ष्य है आपका, उसकी तरफ 1 या 2 स्टेप मूव करने वाली होती है। वापस जाने के बाद आपको लगे आज हम कुछ अचीव करके आए हैं, आज हमारा दिल्ली आना, मिलना, बैठना कुछ कामयाब हुआ, कि कहीं हम अंधेरे से निकल के थोड़े से शायद एक दिए की लौ में ही चले, लेकिन थोड़ी सी रोशनी हमें नजर आई है। अगर ये हम सोच पाते हैं, कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तो ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा। तो मैं एक दिन में कोई गारंटी नहीं दे रहा कि एक दिन में कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन एक एक कदम से ही मामला आगे बढ़ता है। अब सवाल ये है, हम कहाँ खड़े हैं और हमें जाना कहाँ है। अगर हम बोलते हैं कि हमें एक कदम आगे बढ़ाना है, तो मैं कदम आगे इधर भी बढ़ा सकता हूँ, इधर भी बढ़ा सकता हूँ, इधर बढ़ा सकता हूँ, पीछे भी बढ़ा सकता हूँ, इस डायरेक्शन में बढ़ा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको दिशा तय करनी है कि हमें, अधिकार की बात बाद में आएगी, बैंक के लोन की बात वो ऑटोमेटिक चीज़ है, वो अपने आप हो जाएगी, उसके लिए चिंता नहीं करनी है आपको। मैं बताऊँगा कैसे करना है, वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले आप जो इस समाज की जो क्रीम है, जो थिंक टैंक है, उसको ही सोचना है, उसको डिसाइड करना है कि हमें किस दिशा में चलना है। चलना कोई बड़ी बात नहीं है, गलत दिशा में चलना और नुकसानदेह है। सफलता की दिशा तो एक ही होती है, उस दिशा को पहचानना और उस पर चलना। तब आप आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कहीं कभी तो पहुंचेंगे। और अभी अगर दिशा सही होगी, तो अगर दिशा सही हुई आपकी, अगर दिशा सही होगी तो समाज आपके साथ जुड़ेगा, आपका समाज, क्योंकि समाज तो नेता को देके चलता है। अगर नेता ही गड़बड़ चल रहा है तो समाज, जैसे मैं BSP का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, जब दिशा सही थी समाज था, जब दिशा बिगड़ी समाज निकल रहा है। ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला जो वहाँ लागू होता है आप पे भी लागू होता है, सब पे लागू होता है, जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो आप लोगों को, कि मैं आप लोगों को नहीं, हम लोगों को, अब मैं भी उसमें शामिल हो गया हूँ, आप मैं अपने आप को पूरे दिल से, मन से आपके साथ शामिल कर रहा हूँ। हम लोगों को ये फैसला करना है, ये फैसला करना चाहिए कि हमें दिशा क्या लेनी है। इसमें जो इमीडिएट सवाल आप लोगों के मन में आते हैं, क्योंकि मैं ये तो दावा नहीं करता कि मुझे बहुत अनुभव है डीनोटिफाइड ऐप से काम करने की, लेकिन जो उनकी मेन समस्याएं हैं, मेरे एक दो मित्र हैं, अगर मुझे कल मालूम होता तो मैं उनको भी, वकील हैं इधर, तो इसी सांसी सतीश सांसी, सतीश हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। अगर वो कल मालूम होता तो मैं उनको बोल देता, वो भी आ जाते। एक वकील हैं दिल्ली में और अच्छे वकील हैं, हमारे पुराने BSP के साथी हैं। तो आपका भी मनोबल बढ़ता कि हमारा कोई वकील तो उसमें बैठा है और बड़े मिशनरी ईमानदार आदमी हैं। खैर, फिर अगली बार उनको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं देश भर में जो अपनी पहचान को भी छुपा के बैठे हैं किसी ना किसी कारण से। जैसे हमारे शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं, वो सरनेम चेंज करके या ये करके सब कुछ करके वो करते हैं। वो इसलिए अपने आप को छुपाते हैं कि उनका जो मनोबल है ना, मनोबल
वो टूटा हुआ है। अंदर से वो डरते हैं कि हम सामने आएंगे तो हमारे ऊपर अटैक होगा, और उनका डरना सही है कि जब आदमी अकेला होता है ना, अकेले आदमी पर या 2-4 आदमी पर, अगर आपका एक आपके पास एक संगठन है या संगठित हैं आप, और आपका नेतृत्व, संगठन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका जो नेतृत्व है वो सॉलिड है। सॉलिड का मतलब क्या हुआ, ना बिकने वाला, ना भागने वाला, ना झुकने वाला। ये हर कम्युनिटी पे लागू होता है फार्मूला। जहां लीडर गुलाम हुआ, सब खत्म, जनता अपना रास्ता कोई और देख लेगी। तो सबसे पहले आपको जो करना है, सबसे पहले जो करना है, अपने अंदर, इसमें मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा, आपको अपने अंदर से वो लीडर्स आइडेंटिफाई करने हैं, पैदा करने हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कोई भी काम होता है, कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका एक फेस होना ज़रूरी है। बिना एक भीड़ फेस नहीं बन सकती। आप बोलो हम एक वो हैं संगठन है और हम सब संगठन, ऐसा नहीं होता। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें अपने लीडरशिप, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग, पढ़ा लिखा, और सबसे बड़ी बात जो मैंने बोला कि ना झुकने ना बिकने वाला, ये आपको ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर से, और ढूंढ के इसको पॉलिश करना पड़ेगा। जहाँ मेरा रोल आएगा वो मैं इसमें हेल्प करूँगा पॉलिश करने में, क्योंकि मुझे इसका अनुभव है कि लीडरशिप क्या होती है। लीडर एक दिन में नहीं बनता है। लीडर के लिए कुछ अंदर मीटिंग केमिस्ट्री होती है, लोगों पे छाप छोड़ेगा। हाँ, वो जब तक अपने अंदर वो चीज़ नहीं पैदा करेगा ना, वो छाप नहीं छोड़ पाएगा। एक प्रोसेस है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो इस तरह की जो मीटिंग्स हैं, आपने जो मीटिंग ये ऑर्गेनाइज की है, और आपके जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमें कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट हासिल करना है, बड़ा एम हासिल करना है, अपने आप को जिसको हम ये बोलते हैं इशू बेस्ड अप्रोच। इसका मतलब क्या हुआ? इशू बेस्ड अप्रोच का मतलब होता है कि हम जहाँ भी हम लोग बैठते हैं, और मैं डीएनटीज की बात नहीं कर रहा, मैं इवन एससी की बात कर रहा हूँ, मैं एसटी की बात कर रहा हूँ, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, वो इशू लेकर कि भाई हमारे ये इशू है, हमारा ये इशू है, इस पर आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम इशू बेस्ड की नहीं है। मान लीजिए आपने बोला हमें बैंक लोन नहीं मिलता है, मान लीजिए आपने बोला हमारे बच्चों को स्कूल नहीं, कुछ भी छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, स्कूल का है, लोन का है। जहां आपकी ताकत बढ़ेगी थोड़ी सी, वो जो रूलर्स बैठे हैं उन्होंने देखा ताकत बढ़ रही है, वो इमीडिएटली आप कहोगे हाँ हम दे देंगे, कोई बात नहीं, एक अनाउंसमेंट कर दी, बस आपका जोश ठंडा पड़ जाएगा सारा, अब ये काम हो गया हमारा। यही होता है, उनको साइकोलॉजी मालूम है, जो रूलर्स हैं उनको साइकोलॉजी मालूम है। जैसे अभी आपने शोर मचा दिया, आपने अपनी कोई पार्टी बना ली और आपने कहा हम रैली करेंगे, 5,000-10,000 लोग आएंगे उसके अंदर। और रैलीज में क्या होता है, मैंने हज़ारों रैलियाँ अटेंड की हैं। हमारी जो लोग हैं, हमारी कौम, हम सारे SC ST OBC D, इनके भाषणों में, इनकी मीटिंगों में सिर्फ रोना धोना होता है कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। हमेशा उनकी जो अप्रोच है ना इस पूरे प्रॉब्लम को लेकर, ये है सरकार हमें कुछ दे दे, और सरकार आपको कुछ नहीं देगी, बात तय मान लीजिए। सरकार आपको कुछ नहीं देगी, क्योंकि उनका एजेंडा है कि इन लोगों को, जो SC को, जिनका पूरा इतना बड़ा नेटवर्क है पूरा उसका पूरे देश में, उनको नहीं दे रही, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या देंगे? वो उनकी ना नीति है ना नीयत है, वो आपको कुछ नहीं देंगे, और ऐसा करके तो बिल्कुल नहीं देंगे।
नहीं मिलेगा। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा आपको, लेकिन कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसे करके कुछ नहीं मिलता, ऐसे करके मिलता है। ये कांशीराम फार्मूला है। जीना है तो गर्दन पर लात रख के जियो। हाँ जी, वाह। लात ना कहो, हाथ तो रखी दो कम से कम। लात तो क्या ज़्यादा हो जाता है। अंग्रेजी में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जो अभी तक चल रहा था, जो हमारा जो बेसिक अंदरूनी भाव है, उससे उसको तोड़कर दूसरी तरफ निकलना। क्योंकि ये जो भाव है हमारे अंदर, जो पिछले अनफॉर्चुनेटली हमारी पूरी कम्युनिटीज़ के अंदर, SC ST DNT इवन मुस्लिम भी, OBCs का भी काफ़ी हद तक, हमारी अप्रोच हमेशा ये मांगने वाली रही है कि सरकार कोई भी आए, हमें अधिकार देते हैं, हमें हमारा कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं। और इस देश का इतिहास है ये, इस देश का इतिहास है। 47 से पहले की मैं बता रहा हूँ बात, अभी की बात नहीं कर रहा, कि इस देश में जो हुक्मरान आज हैं, और वही लोग पिछले हजारों साल से या सैकड़ों साल से किसी न किसी रूप में, चाहे राज किसी का भी रहा हो, वही हुक्मरान रहे हैं या उनके पार्टनर्स रहे हैं। आप इतिहास में उठा के देख लें, आपको अपनी कम्युनिटी के, और DNT के बारे में, इवन SCs के बारे में कहीं कोई आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि आपको किसी ने आपका राइट दे दिया हो। और बल्कि DNTs के बारे में मैं पढ़ रहा था, मुझे कुछ लोगों ने बताया था, ये कम्युनिटी मेरे को पिछली मतलब आज से 200 साल पहले का इतिहास इस DNT कम्युनिटी का, मैंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, आपने भी शायद पढ़ा होगा। DNT कम्युनिटी के लोग वो थे जिनसे अंग्रेजी सरकार डरती थी। मालूम है आपको? जी जैसे अंग्रेज डरते थे, जो राज करते थे वो डरते थे, सबसे ज़्यादा डरते थे। अगर किसी सबसे से ज्यादा इन लोगों से इन लोग डरते थे। ये वो कम्युनिटी है। 1857 के विद्रोह का कारण जो था वो DNT लोग थे। जिससे जिन्होंने 200 साल राज किया, जो सबको दबा के रखते थे, वो जिनसे डरते थे वो लोग आप हैं। लेकिन आपको उस ताकत का एहसास ही नहीं, नहीं। आपको उसका एहसास नहीं है कि हम कौन लोग हैं। हमारे बाप दादे परदादे कांपती थी सरकार। पिंडारियों के उस वंशज हैं हम लोग, पिंडारियों के वंशज। और उनको बदनाम भी बहुत किया गया। इनको क्रिमिनल ट्राइब्स बोला गया। तो DNT करते पहले क्रिमिनल ट्राइब्स बोलते थे। जो लोग अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ खड़े होते थे उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया उन्होंने। और जो गुलाम थे वो राय बहादुर, फलाना बहादुर और ठिकाना बहादुर हैं, उपाधियाँ। तो ये इस देश का जो इतिहास है उल्टा लिखा गया है। जो दलाल थे वो सम्मान पाते थे, और जो विद्रोही थे, जो स्वाभिमानी थे, वो अपराधी घोषित कर दिए गए। तो इस इतिहास को समझने की, पढ़ने की और उसको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, ये सोशल भी चलेगी, पॉलिटिकल भी चलेगी, इंटेलेक्चुअल भी चलेगी, कल्चरल भी चलेगी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इतिहास की, देखिए कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मामला है। क्या कोई इस इतिहास को लिखने वाला है आपके अंदर? पुराने लोग लिख गए वो अलग मामला है। मुझे नहीं लगता कि कोई किसने लिखा हो बड़ी स्केल सर पर। मैंने किताब लिखी है, हाँ। मैं दिखाऊंगा। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो मुझे बड़ी खुशी। अभी तक 5 बुक्स आ चुकी हैं हाँ जी। DNT को लेके। हाँ जी। और ICHR में भी कई रिपोर्ट्स हैं, हाँ। मतलब रिसर्च पेपर भी हैं और काफ़ी बुक्स भी हैं। और विमुक्त जाति एक परिचय के नाम से एन इंट्रोडक्शन ऑफ डिनोटिफाइड कम्युनिटी, हाँ। सर ऑलरेडी उस पर लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो वो पूरी विमुक्त जाति का परिचय है जो इतिहास से ही शुरू हुआ है। तो अच्छी वो बात भी है। चर्चा चल रहा है। सर की भी किताब आने को ही है, बस बहुत पब्लिश होने को। अच्छी बात है। चलिए कम से कम एक
सुरसुराहट कहीं एक चिंगारी तो है, मुझे जान के खुशी हुई। चिंगारी तो आग भी लगेगी। अच्छी बात, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग ऐसे लोग हैं जो, तो आपने उसके लिए बड़ी इतनी किताब लिखने के लिए आपने इतनी किताबें पढ़ी होंगी, कब पढ़े उनका रिसर्च जो रिसर्च की ना निचोड़ निकाल के आपने किया है। देखिए इस किताब को जो आपने निकाली है उसको अगर हम लाखों की संख्या में बंटवाएं देश में किसी भी तरीके से, अपने प्राइवेटली संगठन के तौर पर या सरकार पे गर्दन पकड़ के, तो कुछ बात अभी बनेगा। मैं रिटायर होके फिर उसको पब्लिश करूंगा। हाँ जी। क्योंकि अभी कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन जो आ सकते हैं नहीं ठीक है, वो आप, मैं समझ गया आपकी बात और मैं सहमत हूँ उस बात से। लेकिन कहने का मतलब ये है, जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, इस तरफ बैंक लोन लेने की लड़ाई नहीं है, इस तरफ स्कूल खुलवाने के लिए लड़ाई नहीं है, वो बड़े आराम से दे देंगे, थोड़ा शोर मचाएंगे दे देंगे थोड़ा टुकड़ा, उससे सवाल कुछ हल नहीं होता है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग चार पीढ़ियों से आरक्षण खा रहे हैं, कुछ उनका आज उनकी स्थिति फिर वही की वही होती जा रही है। तो आपको भी 2-4 स्कूल मिल जाएंगे, एक दो IAS आपके बन गए, या कुछ एक लोन मिल गए, कुछ बिजनेसमैन खड़े हो गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें इस प्रश्न को, इस समस्या को एक समग्र रूप से देखना चाहिए। समग्र रूप का मतलब क्या हुआ, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हमें करना क्या, जो मेरा अपना अनुभव है मैं उसको बताऊंगा। इस समस्या का समाधान कैसे है बड़े स्केल पर, जैसे एक अंग्रेजी में वो बोलते हैं थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। सोचो बड़ा खेल सोचो, बड़ा प्लान करो, और फिर धीरे धीरे गेम आपका ये बड़ा ही होना चाहिए, गेम प्लान बड़ा ही होना चाहिए। छोटे छोटे सोचेंगे तो इसमें कुछ लोगों को मिल जाएगा, 100-200, 50-500 लोगों को मिल जाएगा, बाकी लोग फिर वैसे वैसे रह जाएंगे। तो जो भी हम स्टेप लें, हम उसमें हमारा जो एक दृष्टिकोण है, दृष्टि है, वो व्यापक होनी चाहिए, बड़े स्केल की होनी चाहिए। तो अब सवाल आता है कि हम क्या करें, वेयर टू बिगिन, कहाँ से स्टार्ट करें। अब सवाल, अब ठीक है जी, हो गया, मान गया, अब क्या करें, कहाँ से शुरू करें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, ये तो एक पैरेलल चलते रहते हैं, वो आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े स्केल पर जिसका जल्दी इम्पैक्ट होता है, एक चीज़ तो मैं आपसे, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे सबसे, ये मांग पत्र या मेमोरेंडम देना बंद कर दीजिए सरकार को। सरकार कुछ नहीं देंगी, आप ये लिख लीजिए, मैं लिख के दे दूंगा उसको एफिडेविट पे। सरकार आपको मांग पत्र, मेमोरेंडम के नाम पे कुछ नहीं देगी, क्योंकि उनको देना ही नहीं है। आप देके खुश हो गए, आपने इतना बड़ा बंडल इकट्ठा कर लिया, हमने राष्ट्रपति को मेमोरेंडम भेजा ये, और जब आप मेमोरेंडम देते हैं ना, तो अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं। तो मेमोरेंडम का मतलब है कि दे दो भाई, हमें दे दो, कुछ टुकड़ा दे दो, इतना मांगोगे तो शायद इतना दे भी दे। वो जिस कम्युनिटी की संख्या 18 करोड़ है जो आप बोल रहे हैं, मैं तो 5 करोड़ मान के चल रहा हूँ, मैं 18 भी नहीं मानता आपकी बात। 5 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है, मैं 18 की बात भी नहीं कर रहा। सरकार को कांपना चाहिए उससे। और ऐसी कम्युनिटी जिसका इतिहास मैंने बताया आपको, बुलाया नहीं जा सकता, इतिहास में दर्ज करने लोग योग्य है। ये जब पूरा देश सरेंडर हो चुका था अंग्रेजों के सामने, ये खड़े थे अपने अपने हथियार लेकर। तो वो कम्युनिटी अगर ये मांगे तो फिर मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? सर, सुल्ताना वही काम सुल्ताना ने किया, वही बलवंत फाड़के ने किया। बलवंत फाड़के को उन्होंने फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर किया और सुल्ताना को फांसी पर लटका दिया। मैंने फोटो देखी सुल्ताना की, अभी फेसबुक पे देखी थी। सर ये लगी, पीछे भी लगी है। अच्छा, ये भी लगी हुई है। अच्छा, हाँ जी। तो अब इन्होंने, हाँ, अभी आपने रात्रि कमीशन की बात की। जी सर। उन्होंने बना दिया, रिपोर्ट आ गई, चली गई अंदर। अब आप गाते रहो रात्रि कमीशन, वो कुछ नहीं करने वाले, उनको देना ही नहीं। अगर करने वाले होते तो 18 के बाद वो 19 में हो जाता काम। अगर 18 से लेकर 24 तक नहीं हुआ है तो 24 से लेकर
अच्छा, तो 2034 तक भी नहीं होगा, 2044 तक भी नहीं होगा। होना होता तो 19 में हो जाता। तो होगा कैसे? करना है, करवाना है। करवाना है, और उसके लिए ये नहीं गर्दन पकड़नी पकड़नी पड़ेगी। अब गर्दन कैसे पकड़ी जाएगी? गर्दन कैसे पकड़ी जाएगी? सवाल है गर्दन कैसे पकड़ी जाएगी? जैसे आप तो सिख हैं, भाई साहब सिख हैं, आप सिख हैं, मैं बाकी की बात तो नहीं करता। आप 4-5 लोग हैं, आपको तो मालूम होगा क्योंकि आप पंजाब से हैं और सिख हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, दशम गुरु जी, अब उनका एक सूत्र है, उनका एक नारा सूत्र समझ लीजिए, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है, निज बल से ले है। ठीक बोल रहे जी? अब वो बोल गए महाराज जी, हम समझे नहीं। अब सवाल ये आता है कि निज बल का मतलब क्या हुआ? अब आप बोलेंगे निज बल का मतलब क्या हुआ? लाठी चलाएं जी, हम तलवारें निकाल लें। उस समय में उनके गुरु महाराज के टाइम में बल का मतलब तलवार भी थी और संगठन भी था, सेना भी थी, मिसल भी थी ना, जो भी कुछ होता है। आज वो ज़माना नहीं है। आज दौर है दिमाग, बुद्धि का, और बुद्धि से संगठन बनता है। संगठन बिना बुद्धि के नहीं बनता। अगर नेता में बुद्धि नहीं है तो संगठन बना हुआ बिखर जाता है। जो मैं एग्जांपल आपको बार बार देना नहीं चाहता, आप समझ रहे हैं। तो संगठन बनाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। 2 चीज़ें, एक नेतृत्व। अगर मैं आपसे बोलूं, आपसे पूछता हूं, मैं इस देश में 18 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने के लिए, नेतृत्व का मतलब है पॉलिटिकल नेतृत्व करने के लिए, और पॉलिटिकल का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, मोरल, नैतिक। जैसे हमने गुरु महाराज की बात की, वो कोई सिर्फ कोई जनरल नहीं थे, वो रिलीजियस लीडर भी थे, वो सामाजिक लीडर भी थे, वो एक मोरल नैतिक लीडर भी थे। कि सब लोगों का विश्वास था कि हाँ, हमारे गुरु महाराज जो कहेंगे वो कहेंगे गड्ढे में कूद जाओ, कूद जाएंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके बीच में कोई, आपने ऐसा कोई आइडेंटिफाई किया? जैसे अब हमारे ये 80 साल के नौजवान हैं, एक नैतिक, मैं कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ, हालांकि मेरी पहली मुलाकात, इनके अंदर एक नैतिक हुआ कि ये जो बात बोलेंगे समाज के हित में बोलेंगे, किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं बोलेंगे कि किसी ने इनको कुछ दे दिया कि गुमराह कर दो, ये नहीं बोलेंगे। नैतिक इनके पास है। लेकिन एक जो फेस होता है, अब आप पॉलिटिकल लीडर नहीं बन सकते, समाज का फेस नहीं बन सकते। कोई 80 साल के बुजुर्ग क्या करेंगे? तो आपके लिए पहले आपको एक आइडेंटिफाई करना है कि हमें एक लीडरशिप, लीडर तो एक व्यक्ति हो गया, लीडरशिप मतलब एक कुछ लोगों का एक थिंक टैंक, एक हाँ, कुछ 5-10 लोग आपको राष्ट्रीय लेवल पे एक टीम बनाकर ईमानदार लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। और उसके बाद जब वो फेस स्टैब्लिश हो जाएगा, वो जो 18 करोड़ लोग जो देख रहे हैं कि हाँ भाई ये 5 लोग हैं, हाँ इन पे हम भरोसा कर सकते हैं, वो विश्वास पैदा करने वाले लोग होने चाहिए कि जिस पे लोग विश्वास करें। जहाँ, क्योंकि भीड़ इकट्ठी करना बड़ा आसान है, अगर आप उसको विश्वास को पैदा कर पाएँ तो। और जहाँ वो विश्वास खंडित होता है, वो भीड़ निकल जाती है, संगठन खत्म हो जाता है। आप हजारों मीटिंग ऐसी कर लें, अच्छी अच्छी बातें कर लें, लेकिन जब तक आप उसको एक फॉर्मल रूप नहीं देंगे, उसको एक बॉडी नहीं देंगे, एक फेस नहीं देंगे, कि जनता फेस देखती है। आप इस मीटिंग में क्या हुआ कोई नहीं जानता, 18 करोड़ लोग नहीं जानते, लेकिन कल को आप निकल के होंगे, खड़े होंगे मंच पे, भाई ये हमारे नेता हैं, हमें इनके पीछे चलना है। 5 लोगों, क्यों लोग आइडेंटिफाई करते हैं फेस से।